अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और हम जो है अपने मॉर्निंग स्पॉट का आगाज़ करते हैं खुशगवार बातों के साथ। साथ ही हम आपसे कुछ सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी शेयर करते हैं। और याद रखिए, दिन का आगाज़ वही अच्छा होता है जो आप मुस्कुरा के करें। थोड़ा सा आप अपने मूड को अच्छा करें और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपना नया दिन का आगाज़ करेंगे। कहते हैं ना, ब्रांड न्यू डे, हर दिन दूसरे दिन से अच्छा है, नया है, तो आप उसमें कुछ नया ही करें। जो पास्ट है उसको भूल जाएं, जो कुछ भी कुछ गलती हुई, मिस्टेक्स हुई, कुछ बुरा हो गया, उससे आगे बढ़ें और आगे चल के कुछ नया काम करें। इंशाल्लाह वो दिन अच्छा होगा तो आगे आने वाले दिन भी अच्छे होते चले जाएंगे। और यकीनन आप लोगों ने अच्छा सा नाश्ता तो कर लिया होगा। सुबह उठकर सबसे पहले आप लोग नाश्ते की दौड़ होती है सब जगह, तो नाश्ते में ज़्यादातर लोग चाय, अंडे, पराठे और मक्खन और इसी तरह की चीज़ों से नाश्ते का आगाज़ करते हैं। कुछ लोग रात का सालन भी बड़े मज़े से पराठे के साथ खा लेते हैं। तो इस तरह से तो भाई हमारे यहाँ नाश्ते का आगाज़ होता है तमाम घरों में। और फिर उसके बाद अगर आप अखबार पढ़ने के आदी हैं तो फिर आपको हम करंट अफेयर्स की कुछ ख़बरों से आगाह करते चलें। हमारा जो पहला सेगमेंट है हम उसकी तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम अच्छी बात से आगाज़ करते हैं अपना। और अच्छी बात आज की ये है कि जो गुज़र गया वो वापस तो नहीं आता। ये सिर्फ़ एक मुहावरा नहीं बल्कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर लम्हा, चाहे खुशी का हो या गम का, एक बार गुज़रता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। और जो कहते हैं ना, वक्त की रेत एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा थामना मुमकिन नहीं होता। तो खुशियाँ हों या चाहे गम हो, इन ये जो मौक़े हैं ये सब एक बार आते हैं तो गुज़र जाते हैं और फिर सिर्फ यादें रह जाती हैं। और यादें तो कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं। जो बुरी होती हैं तो सोच उन बुरी यादों को सोच कर अपने अंदर वो टॉक्सिक जहरीले मादे पैदा करने से बहुत बेहतर है कि वो आप एवापरेट कर दें। जस्ट गिव इट टू गॉड, लेट गो, और वो तमाम बुरी यादों से अपनी जान छुड़ाएं और जो कुछ आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। योर ब्लेसिंग्स विल बी 10 फोल्ड। कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आप शुक्र करेंगे उतना ज़्यादा आपको अल्लाह ताला अता फरमाते रहेगा। तो जो कुछ है उस पर शुक्र अदा करें और आगे आने वाले वक्त के लिए अच्छा सोचें। अगर आपने किसी के लिए कुछ बुराई जहन में रखी हुई है तो याद रखें, आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो लोग तो आगे बढ़ गए हैं लेकिन आप वहीं स्टक हैं। तो अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाएं, पुरानी यादों से निकल जाएं, नई यादें बनाएं और अच्छी अच्छी बातें सोचें और अच्छा ही होगा आगे ज़िंदगी में भी। जिस तरह अपने लिए अच्छा सोचते हैं उसी तरह दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यकीन माने, दिन में अगर किसी के इतना ज़रा बराबर भी बुग़्ज़ होता है ना, वो जन्नत में नहीं जाता। तो ये अगर अल्लाह ताला कहता है वो जन्नत में नहीं जाता तो वो दुनिया में कैसे पनप सकता है? वो दुनिया में भी ज़लील ख्वार ही होता है। तो आप अपने दिल को साफ़ रखिए, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ न लाइए। अगर किसी से तकलीफ़ है तो उसको डिस्कस करके उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए। और अगर डिस्कस नहीं कर सकते तो अल्लाह के हवाले कर दीजिए। यकीन जानिए, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो जो है ज़िंदगी की हर घड़ी जो हमारे ये जो फ़ैसले होते हैं और छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये हमारी ज़िंदगी में एक नई सिमत बदल सकती हैं। जो गुज़र गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो लम्हा अभी हमारे हाथ में है वो हमें हमारी तकदीर को संवार सकता है। तो वक्त का पहिया ना रुकता है किसी के लिए, ना रोका जा सकता है। जो लम्हा हाथ से निकल गया वो ताकत या कोशिश से भी वापस नहीं आता है। तो यही वजह है कि हर लम्हे की कदर करें और इसे शऊर के साथ जीना सीखें। ये भी देखें कि आपने अपने वो गुजरे हुए लम्हे में आपने क्या किया। आपने अगर अच्छा किरदार अदा किया है फिर तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, आपके दिल में कुछ। लेकिन अगर आपने खुद ही अपना 100% नहीं दिया तो फिर दूसरे के लिए आप कुछ अच्छा कैसे सोच सकते हैं या फिर कुछ बुरा कैसे सोच सकते हैं। तो लिहाजा हर दिन, हर लम्हा और हर मौके की कदर करें, क्योंकि वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। और हर गुजरता लम्हा हमें यही याद दिलाता है कि ज़िंदगी का हकीकी सबक सिर्फ तजर्बे में है और वो सबक दोबारा कभी नहीं आता। जो गुजर जाए उसे लेकर कभी अफसुर्दा ना हो और जो है उसकी कदर कीजिए। यही ज़िंदगी की असल हकीकत है। तो आज की इस अच्छी बात से हम आगाज़ करते हैं अपने मॉर्निंग शो का। और सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट पे जाते हैं और कुछ रात भर की ख़बरों की ख़बर लेते हैं।
जो कुछ भी नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स हैं, क्या कुछ हुआ हमारे मुल्क में और आलमी सतह पर क्या अपडेट्स हैं, वो आपसे शेयर करते हैं ताकि आप भी हालात हाज़िरा पर नज़र रखें और आपको भी आज सुबह सुबह अखबार खोलने के बजाय यहीं से सारी खबरें मिल जाएं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो पहली हमारे पास टॉप स्टोरी है उसमें फिर से जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर दी है। भाई क्या बात है भाई, पाकिस्तान से यकीनन कोई ना कोई मफाद तो जुड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। वो जो तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही कहते हैं ना देयर इज नो फ्री लंच, तो बस ये वाली जो तारीफ कर रहे हैं ना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका पाकिस्तान से कोई ना कोई मफाद जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इसराइल भी ईरान पर हमला करने जा रहा है जैसे कि उसने इंतबाह दिया है, तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि पाकिस्तान ईरान की मदद ना करे। और इसी तरह जो है अगर हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उस पर तो नज़र है ही अमेरिका की, और साथ ही जो गज़ा की दोबारा रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है उसमें चाहता है अमेरिका कि हम पाकिस्तानी आर्मी भी डिप्लॉय की जाए। तो पाकिस्तान इस बारे में सोच रहा है और हमें भी देखना पड़ेगा कि कहीं हमसे जो है हमारे ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो कोई काम नहीं लिया जाने वाला। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए कि जो बार बार की तारीफ़ हो रही है ना, इसमें हमें मरूब नहीं होना चाहिए इस तारीफ़ से, बल्कि हमें जो है बहुत मोहतात अपने अंदाज में अपने कदम उठाने चाहिए। और फ्लोरिडा में साथ में उनके वज़ीर जंग भी थे, वज़ीर बहरी उमूर भी थे, उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और इस जंग में तैयारा तबाह होने का जिक्र किया। भाई ये बात तो सही है ना, मतलब ठीक है, पाकिस्तान का सोल डिसीजन था कि उसने अगर बीच में ये डोनाल्ड ट्रंप ना आते तो पाकिस्तान ने तो इंडिया को तहस नहस कर दिया होता, क्योंकि जिस तेज़ी से इंडिया के जहाज़ गिर रहे थे, पाक भारत जंग जो अभी हालिया जंग हुई इसकी बात कर रही हूँ, जिस तेज़ी से उसके राफेल तैयारे गिरे, S-140 उनका सिस्टम पूरा तबाह हुआ, उनके पूरे नेटवर्क्स डाउन हो गए, जिस तेज़ी से भारत में तबाही जारी थी ना, तो पाकिस्तान ने फुल कंट्रोल उसका ले लिया था। अब वही बात कि अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, और उसका क्रेडिट अगर सदर ट्रंप लेते हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई, तो ठीक है, उन्होंने जंग रुकवा के अपने सर पे ये नोबेल इनाम का ताज तो सजा लिया, लेकिन जो है पाकिस्तान जो पीछे हटा, वो ज़ाहिर है हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी मुल्क को तबाह करें, हम भी अमन के दाई हैं, लेकिन अगर हमारी कोई सालमियत पे ख़तरा आएगा तो हम बिल्कुल उसका डट के मुकाबला करेंगे। तो जो है अमरीकी सदर ने कहा कि वो दुनिया में अब तक 8 जंगें रोक चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग भी शामिल है। तो इसका क्रेडिट लेना वो कभी नहीं भूलते, और इस पर वो हमेशा फ़ख्र से हर प्लेटफॉर्म पे जाके भूलते हैं कि भाई मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, वो एटमी जंग भी बदल सकती थी, क्योंकि वाकई पाकिस्तान के पास उसके पास एटमी ताकत है, तो वो क्यों ना इस्तेमाल करे। जब इस नहज पे बात पहुंच चुकी थी तो वो एटमी ताकत भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वहाँ तक की बात पहुँचने से पहले ही वो जंग रुक गई। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप एक तैयारा हमेशा बढ़ाकर बोलते हैं ताकि वो ना इंडिया जो है ना मज़ीद तिलमिला जाए, और इंडिया तिलमिला के अब कर भी क्या सकता है, क्योंकि ट्रंप के आगे तो उसकी एक नहीं चलनी, और वो खामोशी से बस उसके सीने पे सांप तो लौट रहे होंगे कि हाँ भाई पाकिस्तान के सामने उसकी तज़हीक हो रही है बार बार। तो ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं, और आसिम मुनीर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, और इन्होंने ये जंग रुकाकर 10 मिलियन लोगों की जान बचाई हैं। और अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 100 गुना से ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनाने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनने जा रहा है, और सदर ट्रंप ने कहा है कि 15 आबदोज़ें बनाई जा रही हैं। जब पाकिस्तान और चीन की ये अभी आबदोज़ साजी में उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो साथ में अमेरिका भी कूद गया, और वहाँ से अमेरिका ने भी कहा कि 15 आबदोज़ें हमारी भी बनाई जाएँ। और अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है, और चीन रूस कोई भी आबदोज़ों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो फ़ौरन से अमेरिका ने कहा कि ये आबदोज़ें दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफज़दा कर देंगी। तो जहां पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर आबदोज़ें बना रहा है, वहीं अब अमेरिका के साथ भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान के क्रेडिट पर आ जाएगी, एक और चीज़ ज़बरदस्त हो जाएगी।
तो ये तो हमारी थी पहली टॉप स्टोरी। अब दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ हम जाएंगे और अब आपको बताएंगे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया है और असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्की, मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। तो ये जो वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, ये कौमी नौयत की इसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं और मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स की समरियाँ मंजूरी के लिए भी पेश की जाएंगी। तो ये तो आज होने जा रहा है कौमी बहुत अहम इजलास वफाकी काबीना का। और अब कुछ बात कर ली जाए स्पोर्ट्स के मैदान से, तो आपको पता है हमारी एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह पाकिस्तानी टीम जो है फतह के झंडे गाड़ चुकी है, भारत से जीत कर आई है और उसकी जगह जगह पजीराई हो रही है। और अब जो है वो GHQ भी आमद हुई उनकी टीम के, आप देख सकते हैं मुसाफा कर रहे हैं फील्ड मार्शल से। ये तमाम खिलाड़ियों ने इंडिविजुअली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की और फील्ड मार्शल ने टीम के खिलाड़ियों को शानदार कारकर्दगी और टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के जज्बे, डिसिप्लिन और टीम वर्क को भी सराहते हुए कहा कि अंडर 19 टीम की फतह न सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है बल्कि कौम के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की कि मुस्तकबिल में भी इसी अज़म और लगन के साथ खेलें। तो ये तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम टीम जो है, मोहसिन नकवी भी यहाँ मौजूद हैं, ये बाबर आज़म मुसाफा कर रहे हैं, तमाम टीम के खिलाड़ी इंडिविजुअली मुसाफा कर रहे हैं फील्ड मार्शल से और GHQ यहाँ पर आमद हुई टीम की। ज़बरदस्त भाई। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ एशियन अंडर 19 फाइनल जीतने पर कौमी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। मतलब इससे पहले 50 लाख में इनको मिले हैं तोहफे में और अब 1 करोड़ का भी इन हर इंडिविजुअल खिलाड़ी को। वाह, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त फतह हो गई इनकी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप की फातेह टीम की मुलाकात, वज़ीर आज़म ने टीम का इस्तकबाल खुद किया और फ़र्दन खिलाड़ियों से मुसाफा भी किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि टीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और भारत को बदतरीन शिकस्त दी और खिलाड़ियों से उम्मीद जाहिर की है कि वो कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे और मुस्तकबिल में अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाएंगे। और मुलाकात में जो चेयरमैन PCB है मोहसिन नकवी और दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी हैं। मतलब मेडिकल, इनकी तमाम इंश्योरेंस, तमाम इनका ख्याल तो रखा जा रहा है, ये सब तो दिस इज़ ऑल कवर्ड। साथ ही 1 करोड़ भी, 50 लाख भी, तो इन लोगों के तो भाई मज़े आ गए। अंडर 19 एक तो इतनी यंग प्लेयर्स हैं और अभी से उनको इतनी मतलब वज़ीराई मिल चुकी है। ज़ाहिर काम भी तो बड़ा किया है, भारत से जीत कर आए, यानी कि यहाँ पर कोई कुछ करे ना करे, भारत को चित कर दे तो बस वही फाते हैं। देख लीजिए हमारे एथलेटिक्स भी हो गए और जो है ना अब यहाँ पर क्रिकेट टीम भी हो गई, जो भी बस भारत को हरा दे तो बस वही चैम्पियन है। तो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के मुतासिबाना और गैर अखलाकी रवैये को ICC में उठाने का फैसला कर लिया है। अच्छा, जब जाहिर है जब पाकिस्तान भारत का कोई भी मैच होता है तो भारतीयों का रवैया तो सारी दुनिया के सामने है, कितना गैर अखलाकी होता है, कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं वो लोग, हाथ नहीं मिलाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। हमारे मोहसिन नकवी से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली थी, उस ट्रॉफी को वो अभी तक रो रहे होंगे। तो ये सब तो इनकी हरकतें हैं। खैर, तो फिर पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि इनके इस रवैये को ICC में उठाएंगे वो। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि फाइनल मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी मुसलसल पाकिस्तानी टीम को इश्तियाल दिलाते रहे, जो खेल के उसूलों और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मनाफी है। अच्छा, जहां भारत हारने लगता है, चाहे वो जंग का मैदान हो चाहे वो खेल का, लेकिन जंग का मैदान, सियासत एक अलग चीज़ है और खेल अलग चीज़ है। खेल में जो आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसमें आपको अपनी राइवलरी नहीं सामने लानी चाहिए, अपने सियासत को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए, लेकिन बस उनकी आदत से वो मजबूर हैं। तो मैच के दौरान आप ये देखें, चले खेल के मैदान की बात तो अलग है, आप सोशल मीडिया पर ही देख लें किस तरह के उनकी ज़बान इस्तेमाल करते हैं भारतीय पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिकल इशू पर या कोई भी स्पोर्ट्स किसी भी बात पर, पाकिस्तान की हर चीज़ पर वो लोग अपना एक मुतासिबाना रवैया रखते हैं। तो ये सब तो आपके सामने है।
तो ये सब जो है इनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय टीम के इस रवैये से मुतालिक आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जा रहा है और उन्होंने वाज़ेह किया कि खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए और क्रिकेट को बाहिमी एहतराम और मुस्बत मुकाबले का जरिया होना चाहिए, ना कि इश्तियाल अंगेज़ी का। नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ जाते हैं और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की, जिनका कहना है कि ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता था, बगावत और मुखालफिन को ख़त्म करना। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, नारकी और फितना फैलाया जाए, जबकि ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता खुद चुनेगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो इनकी पीटीआई की जद्दोजहद है वो अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। एक तरह से उन्होंने धमकी भी दिया है और ये बात दुरुस्त है कि जो मुज़ाकरात का रास्ता था वो पीटीआई ने खुद अपने लिए बंद किया है, क्योंकि जब भी उनसे बात करने की कोई कोशिश की जाती थी तो उनका जो है ना बस एक ही जवाब होता था और इस तरह से उन्होंने अपने जो है मतलब अपने रास्ते खुद बंद किए। तो मुज़ाकरात तो अब नहीं होने जा रहे हैं और साथ ही अगर बगावत हुई तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि इस तरह से हमारी तैयारी भी होगी। तो ये तो जवाब था राना सनाउल्लाह का पीटीआई को, और क्योंकि आपने देखा था कि पीटीआई की तरफ से काफ़ी लोग आए थे मुज़ाकरात की बात करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि दरवाजे बंद हैं तो अब ये काम मुश्किल लग रहा है। बहरहाल अब कुछ बात कर लेते हैं गज़ा की। गज़ा में जो है दवाओं की ख़तरनाक हद तक किल्लत पैदा हो गई है और अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज हज़ारों मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरात लाहक हैं। गज़ा की जो महकमे सेहत है उसका कहना है कि दवाओं की शदीद किल्लत के बाइस मरीज़ों के इलाज में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की किल्लत की शरह 59% तक पहुँच गई है। तो जो गज़ा के अस्पताल हैं उसमें काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि उनकी मरीज़ों की जान बचाने में उनको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मरीज़ों की तंदुरुस्ती और सेहतियाबी के लिए जिन अद्वियात की अशद ज़रूरत है वो तमाम दवाएँ नापैद हो चुकी हैं और गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो रही। यानी कि गज़ा में अल्लाह का शुक्र है जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन अब वहाँ पर लोगों को जो इलाज मुआलजे की ज़रूरत है उसके लिए जो दवाएं और जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो महकमे सेहत ने गज़ा में इमदाद के साथ साथ दवाओं, लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की फौरी फरहमी का मुतालबा कर दिया है। और अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जंग के दौरान गज़ा के 34 अस्पतालों समेत 125 सेहत के मराकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। मतलब पहले इन्होंने तबाही की, अब जो है यहाँ पर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है। मतलब इनका ये करने का मकसद कुछ समझ नहीं आता ना कि एक दफ़ा आपने सब पूरी आबादी को जेनोसाइड करके मलियामेट कर दिया और अब फिर दुनिया के सामने अपने इमेज को दोबारा अच्छा करने के लिए दोबारा आबादकारी की बात कर रहे हैं। चलो आबादकारी की बात कर रहे हैं तो अब पूरी दुनिया की सपोर्ट भी शामिल होनी चाहिए। लोग तो इमदाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ तक इमदाद तो पहुँचे, वहाँ पर तो अस्पतालों में ही इमदाद नहीं पहुँच रही, तो किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉप स्टोरी की तरफ हम जाते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं ज़रा से मौसम की। तो मौसम जो है मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिश से खुशगवार हो गया है, सर्द हो गया है। पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ने से मैदानों में बूंदाबांदी ने कुदरती मनासिर को मज़ीद दिलकश बना दिया है और सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहा। मानसरा की तमाम वादियों में 2 रोज़ तक बारिश होती रही, जबकि नारान, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप और सैफुल मलूक झील ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो कितने हसीन मनाजिर होंगे वहाँ के। दीरबाला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ बर्फ़ से ढक गए। लवारी टनल, कुमराट, कलाम, मालम जब्बा में बर्फ़बारी के बाद नज़ारे दीदनी है। डेफिनेटली वहाँ पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त हमारे को होस्ट बिलाल वहाँ पर इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही होगी, सर्दी की शिद्दत भी होगी। तो स्टे सेफ़, स्टे वार्म और जो है अपने लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल लाजमी रखिएगा। और यकीनन जब आएंगे तो गला ख़राब और ये सब चीज़ें तो होंगी, तो उसके लिए भी आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी, लाहौर, पंजाब के दीगर इलाकों में बात की जाए तो वहाँ बूंदाबांदी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है।
तो ये सब तो आपको पता है, फिर मोटरवे पे भी धुंध होती है और फिर ट्रैफिक की सूरत हाल भी आपके सामने है। तो तर्जमान मोटरवे ने पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 मुकम्मल बहाल कर दी है, जबकि M5 को मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक और M3 को समंदरी से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। और मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि दौरान सफ़र रफ्तार कम रखें, हेडलाइट्स ऑन रखें, हिफाजती फासले बरकरार रखें। और महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तो ओवरऑल मौसम सर्द और खुश्क है भाई हर जगह, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा। तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा लाइफस्टाइल और हेल्थ से रिलेटेड। आपको पता है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है उसमें आपके हाथ और पैर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपके नेल्स प्रॉपर फाइल नहीं होंगे, इनमें मैल जमा हुआ होगा, पैर आपके गंदे होंगे, मतलब आप ऊपर से अगर साफ़ सुथरे बने हुए हैं, फेस को आपने सजा दिया है, पैर गंदे हैं या हाथ गंदे हैं, तो आपकी ओवरऑल शख्सियत फिर वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो आपकी जिस्मानी हालत होती है वो सफाई और ज़ाती आदात की अक्कासी करती है। ख़ासतौर से नेल फंगस होता है ना, ये एक ऐसा छुपा हुआ मसला होता है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ख़ासतौर से ये फंगस पैर के अंगूठे में होता है। क्योंकि वो आपका जूता कभी बंद जूते की वजह से वो पैर के नाखून में फंगस हो जाता है, या फिर कहीं टक्कर हो गई उससे वो नाखून आपका उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से वो नाखून ख़राब हो जाता है। तो उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये सिर्फ एक मामूली धब्बा नहीं बल्कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हाथ या पैर के नाखूनों के नीचे फैलता है, और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो नाखून मोटे, रंगीन और किनारे से झड़ने लगते हैं। देखा ना, ब्लू ग्रीन कलर सा हो जाता है, फिर आखिर में वो फंगस लगने से येलो हो जाता है, फाइनली वो उखड़ जाता है। तो नाखूनों का रंग बदलना, सख्त या मोटा होना, टूटना या किनारे अलग होना या नाखून से हल्की बदबू आना शामिल है। ये मसला ज़्यादा उम्र के लोगों में आम है, और खुश्क या टूटे नाखून खून की गर्दिश में कमी और ज़्यादा पसीने के साथ भी लाहक हो सकता है। नेल फंगस की वजूहात में नाखून या पाँव की सफाई ना रखना, गंदे जूते या जुराबे पहनना और मैनिक्योर या पेडिक्योर के दौरान गैर मयारी आलात का इस्तेमाल शामिल है। कहते हैं ना कि मैनिक्योर पेडिक्योर आप करवा लो कभी जाके, जैसे सर्दियों का मौसम है, इसमें ज़्यादातर लोगों की एड़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं, या आप अपने खुद पैर की हाथ पैर की केयर नहीं कर पाते, तो आप पार्लर का रुख कर लेते हैं, लड़के जो है सैलून्स का रुख कर लेते हैं। तो आप लड़कों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लें, मतलब इतने आप ही के हाथ पाँव हैं, किसी जानवर के लिए आप लोगों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपने हाथ पाँव को साफ़ और खुश्क रखें, नाखून साफ़ और तराशे हुए रखें, नेल क्लिपर और दीगर आलात से हर बार जरासीम से पाक करें, साफ़ मोज़े पहनें और मियारी जूते इस्तेमाल करें, और सैलून में हर सारिफ के बाद अपने आलात की सफाई का तस्दीक करें, और अगर नाखून में शदीद इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से रुजू करें। नेल फंगस आम है, लेकिन बरवक्त इलाज और एहतियाती इक़दामात से इसे रोकना और काबू पाना मुमकिन है। तो ये सब तो हमारा था सेगमेंट हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड। और अब लास्ट जो हमारा सेगमेंट आता है वो है हमारा टूरिज़म का पैकेज। और टूरिज़म में आज जो हम जगह आपको एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है मार्गिला हिल्स। इस्लामाबाद में आपको पता है ये मार्गिला हिल्स बहुत मशहूर है, लेकिन इनकी क्या तारीख़ है, इनके पीछे क्या छुपी हुई कहानी है, ये जानते हैं हम इस रिपोर्ट में। कुदरत की हर तख्लीक में एक कहानी छुपी हुई है। हर पहाड़ी, हर नदी और हर चट्टान अपनी सदियां सुनाती है। इस्लामाबाद के शुमाल में वाक़ई मार्गिला पहाड़ियाँ भी ऐसी ही एक दास्तान सुनाती हैं, जहाँ जमीन की कदीम साख्त, इंसानी आसार और तारीखी यादगारें एक दूसरे के साथ गहरे ताल्लुक में बंधी हैं। ये पहाड़ियाँ न सिर्फ कुदरती हुस्न से मालामाल हैं, बल्कि इंसान की तारीख, तहजीब और जंगों के किस्से भी यहाँ के हर पत्थर में छुपे हुए हैं। मार्गिला की गारें, कदीम चट्टानें और यादगारें हमें माजी के लम्हात की झलक दिखाती हैं और वक्त की गुजरगाहों में खो जाने वाले इंसानों, सकाफतों और तहजीबों की याद ताज़ा करती हैं। ये वो मुकाम है जहाँ कुदरत और तारीख एक दूसरे के साथ पुरसुकून हमआहंगी में मौजूद हैं, और हर आने वाला यहाँ एक नई दरियाफ्त, सुकून और हैरत के लम्हे महसूस करता है। मार्गिला पहाड़ियाँ कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा हैं। मार्गिला का इलाका तकरीबन 12,605 एकड़ पर फैला हुआ है और ये मरी की पहाड़ियों में शामिल है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक मार्गिला की चट्टानें तकरीबन 4 करोड़ साल पुरानी हैं
और एक वक्त में ये पहाड़ियां समंदर के नीचे थीं। यहाँ माहिरीन ने 2 इंसानी कदमों के निशानात भी दरियाफ्त किए हैं जो तकरीबन 10 लाख साल पुराने हैं, जो इंसानी तारीख और इत्तिका के हवाले से अहम शवाहिद फराहम करते हैं। मरगला के नाम के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। एक मुमकिना मतलब है सांपों का मस्कन, और एक रिवायत के मुताबिक यहाँ कभी राहजनों के गुरुह मौजूद थे जो काफिलों को लूट लिया करते थे, जिसकी वजह से इसे गला काटने के मायने भी दिए गए। माहिरीन के मुताबिक मरगला की कदीम अहमियत का एक और हवाला टैक्सिला है, जिसका फारसी तलफ़ुज़ मारिकाला था और वक्त के साथ ये मरगला बन गया। मरगला के तारीखी मकामात में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन की यादगार शामिल है, जो विक्टोरिया दौर के बहादुर सिपाही थे। निकलसन ने 4 जंगें लड़ी। वो पहली एंग्लो सिख जंग में मरगला के मुकाम पर जख्मी हुए थे और इनकी याद में 1868 में 40 फुट बुलंद मीनार तामीर किया गया, जिसका चबूतरा एक यादगारी कमरे के साथ है। मरगला के पहाड़ी सिलसिले में कदीम दौर की गारें और बुद्ध मत के आसार भी मौजूद हैं, जो इंसानी तारीख और मजहबी तहजीब का हिस्सा है। मरगला पहाड़ियाँ सिर्फ तारीखी अहमियत के हामिल नहीं, बल्कि यहाँ का माहौलियात और जोग्राफियाई ढांचा भी काबिल जिक्र है। मरगला न सिर्फ एक जोग्राफियाई और तारीखी मुकाम है, बल्कि यहाँ की कदीम चट्टानें, इंसानी आसार और यादगारें हमें पाकिस्तान की कदीम तारीख, जंगों और इंसानी तरक्की के अहम मराहिल से रोशनास कराती हैं।